हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर के लिए जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। इस सीरीज़ का ये हमारा पार्ट नंबर 8 वीडियो है। अभी तक हमने टोटल 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे पार्ट देख सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। इस सीरीज में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने का प्रयास करें। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो अपना आंसर ज़रूर लगाएं। वीडियो ख़त्म होने के बाद ये ज़रूर बताना कि टोटल स्कोर आपका कितना रहा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी % तैयारी हुई है, अभी कितनी करनी बाकी है। इस वीडियो में हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। अभी तक हमने टोटल 7 पार्ट में आपको 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है। इसमें हम चलने वाले हैं 201 से। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। हिमालय की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? ऑप्शन नंबर ए है टेथिस से हुई है, ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक से हुई है, सी ऑप्शन आपका है इंडो ब्रह्मा से हुई है, डी ऑप्शन आपका है इनमें से सभी से हुई है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रैकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ब्लैक पर्वत का, सी ऑप्शन आपका है सिथरा नेवोदा का, डी ऑप्शन आपका है गोदावरी का। तो यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में जो रैकीज है और दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज है, ये सारे के सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 203। निम्न में कौन बृहस्पति पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए है वासेज, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक फॉरेस्ट, सी है आपका सिथरा नेवोदा, डी ऑप्शन आपका है इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों कैसे पर्वत हैं? तो ये बृहस्पति पर्वत हैं, आपको इनको याद कर लेना है। ये तीनों के तीनों बृहस्पति पर्वत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो समान भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गिब्रेन कहा जाता है, हास्ट कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है एकंताक्ष कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका है अपनति कहा जाता है। तो देखिए दो समान भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड का हम कहते हैं हास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से कि दो समान भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड को हम हास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। निम्न में से कौन भूवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी उद्गार, बी है बाढ़, सी ऑप्शन में आपके पास सुनामी, डी ऑप्शन आपका है बादल का फटना। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी उद्गार जो है ये भूवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए में है 2.5 है, बी है 3.5 है, सी आपका है 5.5, डी आपका है 11। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 207। रिक्त घाटी किसका परिणाम है? रिक्त घाटी किसका परिणाम है? वलन का है, भ्रंशन का है, सी है संवलन का है, डी आपका है नापे का है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, भ्रंशन का है। रिक्त घाटी किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी ये है भ्रंशन का उदाहरण, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 208। अवसौर की स्थिति होती है कब होती है भैया? ऑप्शन नंबर ए में है 3 जनवरी को, बी है 21 जून को, सी है 4 जुलाई को, डी आपका है 22 दिसंबर को। तो ये होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 209। सही वाक्य को छांटिए। आपको ऐसे वाक्यों को छांटना है जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए में है आवर्धन एक स्थैतिक प्रक्रिया है,
बी आपका है अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन आपका है चट्टानों की संरचना से अपक्षय प्रभावित नहीं होता है। डी आपका है वायु तथा ताप द्वारा अवदलन अपक्षय के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है? अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। तो आपको इसको भी याद कर लेना कि अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। तो ये वक्तव्य, ये हमारा जो वाक्य है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 210। अधिक संपीड़न के कारण वलय की एक भुजा अलग होकर अपने स्थान से दूर एक अन्य चट्टान पर चढ़ जाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अधिक संपीड़न के कारण, ठीक है, वलय की एक भुजा अलग होकर अपने स्थान से दूर एक अन्य चट्टान पर चढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको भूपटल विभंग कहलाती है। बी ऑप्शन आपका है भूपटल बंकन या मुड़ना कहलाती है। सी आपका है ग्रीवा खंड कहलाती है। डी ऑप्शन है आपका है समवलन कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा खंड कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सी अपक्षय प्रक्रिया है? यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, बताना कौन सी अपक्षय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दिया गया है जंग का लगना। बी ऑप्शन आपका है चूना पत्थर का घुलना। सी आपका है सिलिका का अलगाव। डी ऑप्शन आपका है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो अपक्षय की प्रक्रिया है, ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं, तीनों प्रक्रियाएं हमारी अपक्षय प्रक्रिया हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को आपको याद रखना है, ये तीनों की तीनों अपक्षय प्रक्रिया हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा सही, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, मेरी थोड़ी भी मदद हो रही है, तो इसको आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वैसे हेल्प तो आपका बहुत हो रहा है। यदि आप बिल्कुल ईमानदारी से पूरे 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में 80 से 90% क्वेश्चंस इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको लाइक करने में सिर्फ थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक से हमें कोई इनकम नहीं होती है, बस एक मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए उत्साहित रहते हैं कि आप लोग वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है ब्रैनसन के द्वारा विकसित स्थलाकृति छांटिए। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है समनत वलन। बी आपका है अभिनति। सी आपका है रिक्त घाटी। डी आपका है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिक्त घाटी। ब्रैनसन के द्वारा विकसित स्थलाकृति जो है ये है रिक्त घाटी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। पूछा जा रहा है आपसे कि आपसिती जिंदे तथा एंटिव कलुंग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास डेविस से है, गिलबर्ट से है, डार्विन से है। डी आपका है पैंक से है। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी, पैंक से है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। तीव्र तनाव के कारण एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन को समझेंगे तो आप ज़रूर आंसर दे पाएंगे। तीव्र तनाव के कारण एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भ्रंश। बी आपके पास है प्रतिवलन कहलाता है। सी आपका है ग्रीवा खंड कहलाता है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं कहलाता है। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, भ्रंश कहलाता है। भ्रंश कब कहलाता है? तीव्र तनाव के कारण जब एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो ये हमारा भ्रंश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 215। जब स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निमज्जन कहा जाता है।
बी ऑप्शन आपका है निगमन कहा जाता है, सी आपका है उत्थान कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका है समवलन कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि कोई भी हमारा भूस्थल है या फिर भूखंड है, वो क्या होता है कि सागर तल से नीचे चला जाता है। ठीक है, सागर तल से नीचे जाने का मतलब क्या है कि वो सागर में डूब जाता है तथा जलमग्न हो जाता है। ठीक है, वो डूब जाता है उसमें। तो इस जो क्रिया होती है, ये क्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निमज्जन कहते हैं। निमज्जन हम ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जब भी कोई हमारा स्थलखंड सागर तल के नीचे जलमग्न हो जाता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है इसको हम कहते हैं निमज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 216। जब एक बृहद वलन की बृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उस वलन को क्या कहते हैं? पंखा वलन कहते हैं, खुला वलन कहते हैं, सी आपका है बंद वलन कहते हैं, डी आपका है प्रतिवलन कहते हैं। तो जब एक बृहद वलन की बृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो इनको हम कहते हैं पंखा वलन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 217। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है अवनमन वलन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका है प्रतिवलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है खुला वलन कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका है बंद वलन कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रतिवलन। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा अंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा अंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। ए आपका है होस्टे, बी आपका है प्रोपेन, सी आपका है रिक्त घाटी, डी आपका है वी आकार की घाटी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी वी आकार की घाटी जो है ये अंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों अंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। वी आकार की घाटी अंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 219। जिस अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए ऐसी अपनति है जिसके दोनों ओर की क्या है ढाल बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सममित अपनति, बी है समभिनति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नतिलंब, या फिर डी ऑप्शन आपका है ग्राबेन। तो इसको हम कहते हैं सममित अपनति। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो अपनतियों के बीच नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं? देखिए कोई दो अपनतियां हैं जिनमें आपको बताना बीच में नीचे धसे भाग को हम क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं, अपनति कहते हैं, सी आपका है सममित अपनति कहते हैं, डी ऑप्शन आपका है समभिन्नात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है अभिनति। जब दो अपनतियों के बीच नीचे धसे भाग को हम क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 221। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो तो उसे कौन सा वलन कहते हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा रहा है। जब किसी वलन के दो भुजाओं के बीच का कोण जो है वो 90 से तो अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो तो उसे कौन सा वलन कहते हैं? पंखा वलन कहते हैं, बंद वलन कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं, या फिर डी आपका है खुला वलन कहते हैं। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम खुला वलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 223। तनाव के कारण निम्नांकित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है? देखिए तनाव के कारण निम्नांकित में से कौन सी स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होती है? ए आपका है अंश, बी आपका है दरार, सी आपका है समवलन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है चटकन, जिसको क्रैक्स बोलते हो आप लोग। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवलन जो है वार्प जो है ये तनाव के कारण
उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये स्थिति जो है ये तनाव के कारण उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 224, निम्न में से कौन सा बल मंद गति से कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है पटल विरूपणी बल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है संपीडनात्मक बल, सी आपका है परिवर्तन बल, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। पटल विरूपणी बल जो है यह मंद गति से कार्य करने वाला बल है। तो हमारा ए ऑप्शन जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य क्या होता है? बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे स्थलाकृति में परिवर्तन आते हैं वो दो बलों के कारण आते हैं। ऑप्शन पहला होता है हमारा अंतर्जात बल, दूसरा होता है हमारा बहिर्जात बल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है अनाच्छादन होता है, बी आपके पास है परिवहन होता है, सी आपके पास है संवहन होता है, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए अनाच्छादन होता है। बहिर्जात बलों का भूपटल पर जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है अनाच्छादन। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन सी क्रियाएं आकस्मिक अंतर्जात परिवर्तन के अंतर्गत आता है? ठीक है, पूछा जा रहा आपको निम्न में से कौन सी क्रियाएं आकस्मिक अंतर्जात परिवर्तन के अंतर्गत आता है? ए आपका है पर्वतों का निर्माण, बी आपका है पठारों का निर्माण, सी मैदानों का निर्माण, डी आपका है भूकंप तथा ज्वालामुखियों का निर्माण। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी भूकंप तथा ज्वालामुखियों का निर्माण आकस्मिक अंतर्जात परिवर्तन के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि आकस्मिक अंतर्जात। ठीक है, तो अंतर्जात है तो मतलब कि अंतर्जात शक्तियाँ होंगी ये। अब यहाँ पर ये एक वर्ड जुड़ा हुआ है आकस्मिक, इसका मतलब आप भली भांति जानते हैं सडनली, अचानक ऐसी घटना हो जो अचानक हो, आकस्मिक हो। तो ये भूकंप जो हैं और ज्वालामुखी जो हैं इनका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये कब आ जाएं, तो ये आकस्मिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। जबकि पर्वतों का निर्माण जो ये बहुत ही मंद गति से होता है, जो कि हमें आभास होता रहता है कि किस प्रकार ये हो रहा है। पठारों का निर्माण भी बड़ी ही मंद गति से होता है और मैदानों का निर्माण भी मंद गति से पाया जाता है। जबकि भूकंप तथा ज्वालामुखी जो हैं ये आकस्मिक अंतर्जात परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 227, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को हम क्या कहते हैं? बंद वलन कहते हैं, सममित वलन कहते हैं, सी आपके पास है असममित वलन कहते हैं, डी ऑप्शन आपका है सममित वलन कहते हैं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए बंद वलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। जब दो भुजाओं के बीच का कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उस वलन को हम क्या कहते हैं? बंद वलन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228, भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपके पास है भूपटल विभंग कहते हैं, बी आपका है भ्रंश कहते हैं, सी आपके पास है चटकन कहते हैं, डी आपका है इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ए सही, भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को हम भूपटल विभंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है एंडीज, बी आपके पास है वासाच रेंज, ऑप्शन नंबर सी आपका है वासजेस, डी आपका है सियरा नेवादा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो एंडीज पर्वत जो है ये हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ए रहेगा हमारा
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 230। वलित पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर बी है वलित पर्वत प्राचीन पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर सी है वलित पर्वत तलछट की गहराई कई हजार किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, वलित पर्वतों में जो तलछट की गहराई होती है वो कई हजार किलोमीटर तक पाई जाती है। डी आपका है इनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है कि वलित पर्वत प्राचीन पर्वत होते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य है, जबकि वलित पर्वत के संदर्भ में ये तीनों बातें क्या हैं, ये तीनों बातें सत्य हैं। तो इन तीनों बातों को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इनसे भी क्वेश्चन उठते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 231। इंसलबर्ग का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट या नीस, बी आपका है अवसादी, सी आपका है ज्वालामुखी, डी आपका है रूपांतरित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट या नीस। इंसलबर्ग का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो ग्रेनाइट या नीस, जिसको नीस भी कहते हो, तो इस प्रकार की ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से होता है। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 232। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? 75% है, 100% है, आपके पास 33.33% है। तो हमारा सी रहेगा राइट आंसर। 33.33% भाग जो है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। पवन की अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मरुस्थलीय गड्ढों को क्या कहा जाता है? बताना आपको, पवन की अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मरुस्थलीय गड्ढों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है वार्तगत कहा जाता है, बी आपका है पवनगर्त कहा जाता है, सी आपका है मरुस्थलीगर्त कहा जाता है, डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पवन अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मरुस्थलीय गड्ढे बन जाते हैं उनको हम वातगर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वातगर्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। पवन की निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित रेत के टीलों को कहा जाता है? पवन की निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बालुका स्तूप कहा जाता है, सी आपके पास रेत स्तूप कहा जाता है, सी आपका है भू स्तंभ कहा जाता है, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पवन की निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे निर्मित रेत के टीले बनते हैं उनको हम कहते हैं बालुका स्तूप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 235। सहारा में बालुका स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ए आपका है बरखान, बी आपका है सीफ, सी आपका है लोइस, डी आपका है बालुका कगार। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी सीफ जो है ये सहारा में बालुका स्तूप को सीफ नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 236। पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए बारीक धूल कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? देखिए समझना आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए बारीक धूल के कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? ए आपके पास लोइस, बी आपके पास बरखान, सी आपके पास बालुका स्तूप, डी आपके पास है सीफ। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए लोइस। ठीक है, आपको याद रखना है कि पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बारीक धूल कणों से के निक्षेपण से जो हमारा स्थल रूप बनता है वो बनता है लोइस। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्वरूप है? पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्वरूप कौन सा है वो बताना है। ए आपके पास बालुका स्तूप है, सी आपके पास बालुका कागार है, सी आपका है लोइस है, या फिर डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। तो देखिए
ये तीनों के तीनों जो हैं पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्वरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 238 पवनानुवर्ती बालुका स्तूप पवन की दिशा के समांतर बनता है, लंबवत बनता है, क्षैतिज बनता है, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि पवनानुवर्ती बालुका स्तूप जो है ये पवन दिशा के किसके समान, पवन दिशा के समांतर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ये पवन दिशा के समांतर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 239 मंगोलिया में वात गर्त को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए आपके पास है पांग क्वांग के नाम से जाना जाता है, बी आपके पास है भू स्तंभ के नाम से जाना है, सी आपके पास है पवन गर्त के नाम से जाना जाता है, डी आपका है छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पांग क्वांग के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में जो है, मंगोलिया में वात गर्त को किस नाम से जाना जाता है, तो वात गर्त को पांग क्वांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 240 पवन के परिवहन कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पवन द्वारा परिवहन की दिशा निश्चित नहीं होती है, अतः परिवहन किसी भी दिशा में हो सकता है। बी आपके पास है पवन का परिवहन अधिक दूर तक विस्तृत होता है। सी आपके पास है पवन द्वारा परिवहन बहुदिशी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए पवन के परिवहन कार्य के संदर्भ में ये तीनों के तीनों जो हैं कथन सत्य हैं। ये तीनों के तीनों का जो कथन है ये पवन के जो है परिवहन कार्य के संदर्भ से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 241 निम्नलिखित में से कौन सा पवन के अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित स्थलारूप है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है वात गर्त, बी आपके पास है यार डांग, सी आपके पास है ज्यूगेन, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पूछा जा रहा था आपसे कौन सा पवन के अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित स्थल रूप है। तो जो पवन के अपरदन द्वारा जो पवन के अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं वो ये तीनों के तीनों स्थल रूप होते हैं। तो आपको याद रखना है इन तीनों स्थल रूपों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 242 जब कठोर एवं कोमल शैलों की परत एक दूसरे पर क्षैतिजी स्थिति में होते हैं तब वायु द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्यूगेन कहते हैं या डांग कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है वात गर्त कहते हैं, डी आपका है इंसलबर्ग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्यूगेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए ज्यूगेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243 पवन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक अपक्षय, बी आपके पास है रासायनिक अपक्षय, सी आपके पास है जैविक अपक्षय, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि पवन द्वारा जो है कौन सा अपक्षय घटित होता है। तो ये तीनों के तीनों अपक्षय जो दिए गए हैं ये पवन द्वारा घटित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 244 पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पावों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पावों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। ज्यूगेन कहा जाता है, ट्राइकांडर कहा जाता है, या फिर यार डांग कहा जाता है, डी आपके पास है इंसलबर्ग कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भैया ट्राइकांडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियां के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है हमादा, बी आपके पास है बजादा, सी आपके पास है रेग, डी आपके पास है गासी।
तो भैया ये कहलाता है गासी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 लोयस जमाओं के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं। देखिए लोयस जमाओं के अति बृहद क्षेत्र कहाँ पर मिलते हैं? ए आपके पास है उत्तरी चीन में, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, सी आपके पास है उत्तरी अफ्रीका में, डी आपके पास है पेटागोनिया में। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी चीन में लोयस जमाओं के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 247 मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? देखिए काफ़ी घुमा दिया गया है क्वेश्चन। कहा जा रहा है आपसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? तो भैया क्या है बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए आपके पास प्लाया कहा जाता है, बी आपका है सेलिनास कहा जाता है, सी है बजाडा, डी आपका है लोएस। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, लोएस कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248 मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बाल्सन कहा जाता है, बी आपके पास है पेडिमेंट कहा जाता है, सी आपके पास है उत्खान कहा जाता है, डी आपके पास है प्लाया स्थलाकृति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, प्लाया स्थलाकृति कहा जाता है। प्लाया स्थलाकृति कब कहा जाता है? जब मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झील सूख जाते हैं और उनके सूखने के बाद जो सिल्ट तथा नमक का निक्षेपण होता है, तो इसके द्वारा बनी स्थलाकृति को हम प्लाया स्थलाकृति कहते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249 लोयस का निर्माण होता है पवन से होता है, नदियों से होता है, हिमनद से होता है, डी आपके पास भूमिगत जल से होता है? तो देखिए जो लोयस होते हैं इनका निर्माण पवन से होता है। ठीक है, जब पवन बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण या फिर मिट्टी उड़ा के लाते हैं तो उनके जमाव के कारण जो हमारा स्थल रूप बनता है वो होते हैं हमारे लोयस। तो लोयस किसके द्वारा बनते हैं? ये पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा है 250। इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बरखान कहते हैं, बी आपके पास है जुगेन कहते हैं, सी आपके पास है यारडांग कहते हैं, डी आपका है तटबंध कहते हैं। तो चंद्राकार बालू के टीलों को हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि चंद्राकार टीले के बालू को हम बरखान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी राय हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब या अपना आंसर, अपना सवाल ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।